दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है विधायिका। मतलब ये कि जो संस्था किसी भी देश या राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति रखती है वो विधायिका होती है। जैसे हमारे किसी भी राज्य में जो विधानमंडल होता है वो विधायिका का काम करता है, और वहीं हमारे देश की जो संसद है वो विधायिका कहलाती है। इस विधायिका की भी दो जगह हो सकती है, जैसे विधान परिषद विधानसभा या फिर लोकसभा राज्यसभा। ये सब विधायिका ही है। तो जब भी हम विधायिका शब्द कहेंगे या फिर विधायिका की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि विधान बनाने वाली जगह, विधान बनाने वाली संस्था, कानूनों को नियमित करने वाली संगठन, या फिर ऐसी जगह जो पूरे राज्य या पूरे देश में कौन से कानून चलेंगे उसका निर्धारक होती है, वो विधायिका कहलाती है। तो विधायिका एक संस्था है, एक संगठन है जो कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। अब अगर हम इसे राजनीति विज्ञान की भाषा में समझें तो विधायिका किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जननीतियां बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। यानी विधायिका न केवल कानून बना सकती है बल्कि उसे बदल भी सकती है, और अगर वो चाहे तो बनाए गए कानून को हटा भी सकती है। जनरली अगर देखा जाए तो किसी देश की विधायिका में एक या दो सदन होते हैं, और भारत की विधायिका का नाम संसद है जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर भी विधायिका दो तरह की होती है, एक होती है केंद्र की विधायिका और दूसरी होती है राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को हम संसद या फिर पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर ही केंद्र की विधायिका बनती है। विधायिका का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है, इसलिए ये जनता का प्रतिनिधि बनकर कानून का निर्माण करती है। और ये जो संसद होती है इसके तीन इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में सम्मिलित किया जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि संसद का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। अब हम बात करते हैं कानून की। तो कानून या लॉ को बनाने वाला, उसका निर्माता कौन होता है? तो अब यहाँ पर हमारा जवाब क्या होगा? संसद। अब अगर हम संसद को विधायिका कहें तो राज्यों में भी विधायिका होती है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अब ये बताओ कि क्या सिर्फ कानून बनाने से काम चल जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं ना कि सिर्फ कानून बनाने से काम चलेगा। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, उसे लागू करना पड़ेगा, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा लोगों पर, ताकि लोग उसका पालन करें, उसे फॉलो करें। अब ऐसे में इसे इम्प्लीमेंट करने वाली, इसे लागू करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसे इम्प्लीमेंट करने का, इसे लागू करने का जो काम होता है वो होता है कार्यपालिका का। कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक और दूसरी प्रशासनिक। तो यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक और दूसरी प्रशासनिक। विधायिका भी दो प्रकार की होती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि संसद क्या हमेशा कानून सही बनाती है? क्या कार्यपालिका अपने प्रभाव में लेके संसद को क्या हमेशा बड़े अच्छे कानून ही बनाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून भी संविधान के खिलाफ चला जाता है या फिर संविधान के अनुसार नहीं होता। तो ऐसे में ऐसी कौन सी संस्था है जो इसको वैधता प्रदान करेगी और इसे संवैधानिक दृष्टि से उसे परखेगी कि ये जो बनाया गया कानून है वो सही है या नहीं? तो अब हम विधायिका को अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़े, इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो कानून बनता है इसे इम्प्लीमेंट करने के बाद या लागू करने के बाद उसकी संवैधानिकता क्या होती है। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी संवैधानिकता कौन तय करेगा? तो इसकी संवैधानिकता तय करेगी न्यायपालिका। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से समझते हैं कि ये है कानून, ठीक है। अब इसके जो निर्माता है, फिर इसके बाद में इसका क्रियान्वयन करेंगे और फिर इसके बाद होगी इसकी संवैधानिकता। तो इस कानून के निर्माता कौन है? विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा। अब इसे क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट किसने किया? कार्यपालिका ने, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर।
और फिर संवैधानिकता कौन तय करेगा? न्यायपालिका। तो यहाँ पर अब आपके समझ में आ गया होगा कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करना या विवादों को सुलझाने का काम करती है। तो यहाँ पर जो काम होता है विधायिका का वो होता है कानून बनाना, और आज हम बात करेंगे सिर्फ विधायिका की। और ये जो कानून बनाती है वो बनाती है संसद के जरिए। अब जब विधायिका ने कानून बना दिया तो इसे लागू करने का जो काम है वो विधायिका नहीं करती, विधायिका सिर्फ कानून बनाती है। लेकिन विधायिका का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता, इसके और भी बहुत से इम्पोर्टेंट काम होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि राजनीतिक से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो विधायिका या संसद ही करती है। इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का जो मेन केंद्र है वो है संसद या विधायिका। विधायिका के कॉर्डिनल कार्य होते हैं, जैसे प्रशासन की देखभाल करना, बजट पारित करना, लोक शिकायतों की सुनवाई करना और अलग अलग मामलों पर चर्चा करना, जैसे विकास योजनाएं, राष्ट्रीय नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों को जो बांटने का काम होता है वो भी विधायिका ही करती है। इसके अलावा संसद के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का काम भी विधायिका ही करती है। तो विधायिका के जो मेन काम होते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। वैसे तो विधायिका के और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो मेन काम होते हैं उन्हें देख लिया है। अब हम बात करेंगे सदन की, यानी विधायिका को अब हम डिटेल्स में समझेंगे। तो जब भी हम विधायिका की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो विधायिका को हम मेनली 3 हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर विधायिका के 2 सदनों के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यानी 2 सदन तो हमारे पास है, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन्हीं के साथ में एक और संस्था को ऐड करते हैं हम, जो हमारी लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट को पूरी करती है, क्योंकि केवल लोकसभा और राज्यसभा को ही हम संसद नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर एक और व्यक्ति ऐड होगा जिसे हम कहेंगे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो ये तीनों लोग मिलकर ही हमारे यहाँ की संसद को बनाते हैं। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम है संसद, और इस संसद में 2 सदन होते हैं, इसलिए हम इसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यानी जिस भी विधायिका में 2 सदन होते हैं उसे हम द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर हमारे पास एक सवाल आता है कि क्या भारत में द्विसदनात्मक केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही है? क्या राज्य स्तर पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में राज्यों के स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये सभी राज्यों में नहीं होती। कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो भारत में 28 राज्यों में से ऐसे 6 राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था देखने को मिलेगी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अभी तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बात की, और ऐसे ही अगर हम राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य स्तर पर जो 2 सदन होते हैं वो होते हैं विधानसभा और विधान परिषद। राज्य की विधानसभा सेम लोकसभा की जैसे ही होती है। जो काम राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा करती है ठीक वैसे ही राज्य स्तर पर विधानसभा करती है, और जो काम राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा करती है वैसा ही राज्य स्तर पर मिलता जुलता काम विधान परिषद करती है। लेकिन यहाँ पर जो विधान परिषद है ये राज्यसभा की जैसे शक्तिशाली नहीं होती, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है, दिखावे के लिए होती है। तो हमारे देश ने ऐसा कोई कठोर कानून या नियम नहीं बनाया जिसमें ये लिखा हो कि हमारे यहाँ पर यानी हमारे देश में या राज्य में 2 ही सदन होंगे। भारतीय संविधान ने सभी राज्यों को ये ऑप्शन दिया है कि भाई तुम देख लो, अगर तुम्हारे समझ में आता है, तुम्हें लगता है, तुम्हारे राज्य की सिचुएशन देखो, पॉपुलेशन देखो, फिर अगर तुम्हें लगता है कि एक सदन रखना है तो एक सदन रखो, और 2 सदन रखने हैं तो 2 सदन रखो। अब अगर आप एक सदन रखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 2 सदन रखना चाहते हो तो आपको संसद की भी परमिशन लेनी होगी। यानी ये कि संसद की भी मंजूरी होनी चाहिए कि इस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था हो। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना जरूरी है कि अगर किसी राज्य में 2 सदन बनाने हैं तो राज्य के साथ साथ संसद की भी मंजूरी होनी चाहिए। दोनों की बराबर मंजूरी होगी तब कहीं जाके दूसरा सदन बनाया जाएगा या फिर एक सदन हटाया जाएगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर हमें 2 सदन क्यों चाहिए?
इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे देश में विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा हैं और इन विभिन्नताओं की वजह से ही अधिकतर जितने भी बड़े देश हैं वो द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं, ताकि वो अपने समाज के सभी वर्गों को और देश के सभी क्षेत्रों को बराबर का प्रतिनिधित्व दे सकें। और द्विसदनात्मक विधायिका का एक और मेन बेनिफिट ये है कि किसी भी एक सदन के किसी भी निर्णय पर दूसरे सदन में पुनः विचार हो जाता है। यानी एक सदन में लिया गया निर्णय या फैसला दूसरे सदन में भेजा जाता है उस पर फिर से विचार विमर्श करने के लिए कि क्या ये सही है या गलत, या इसे आगे जाना चाहिए या फिर नहीं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर मामले को 2 बार जांचने का मौका मिल जाता है। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में अधिकतम सीटें 250 होती है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी किसी भी राज्य के लोग उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। मतलब ये कि राज्यसभा में राज्य के जो चुनाव होते हैं उसमें जनता एमएलए या विधायकों को चुनती है, मतलब जिन्हें हम वोट डालकर चुनते हैं। और इन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ही विधायक कहा जाता है। और फिर ये जो चुने हुए विधायक यानी जीते हुए जो एमएलए हैं ये चुनते हैं अपने अध्यक्ष को। यानी राज्यसभा के गठित हो जाने के बाद राज्यसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है और इस सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का प्रावधान रखा गया है संविधान में। तो यहाँ पर हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों को तो चुन लिया। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से इन लोगों की सीटें तय की जाती है। तो हमारे देश में यानी भारत में किसी भी राज्य को इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया। हालांकि कुछ राज्यों की सीटें इक्वल हो सकती है, लेकिन वो उनकी पॉपुलेशन के आधार पर होती है। क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो जितने भी राज्यों से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो हर राज्य में उसकी पॉपुलेशन के आधार पर या अनुपात में कुछ सीटें तय कर दी जाती है। यानी सीधे और सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमने समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया। और इसीलिए द्वितीय सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है कि देश के सभी राज्यों को उसके आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन्हें इक्वल स्टेटस दिया जाए, चाहे फिर वो गोवा या सिक्किम हो या फिर आंध्र प्रदेश या बिहार हो। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए। मतलब ये कि द्वितीय सदन में ज़्यादा संख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो हमारे देश में यानी भारत में ऐसा ही होता है। जो छोटे राज्य हैं वहाँ सीटें कम होती है और जो बड़े राज्य हैं वहाँ सीटें ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। जब निर्वाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि निर्वाचित सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और उन्हें फिर से दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। तो ये तो हो गई निर्वाचन की बात। लेकिन क्या अब आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या राज्यसभा में लगातार 6 वर्षों तक किसी व्यक्ति को आपने देखा है? क्या वाकई में राज्यसभा के इलेक्शन हर 6 साल में होते हैं? क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि जो लोकसभा के मोस्टली जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन आम तौर पर राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 6 साल में नहीं होते। तो यहाँ पर इसे एक बार हम समझ लेते हैं कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं। यानी हर 2 साल में जो 1/3 सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनका कार्यकाल, उनका टाइम पूरा हो जाता है। मतलब ये कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य नए चुने जाते हैं। तो इसे सीधे से शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि हर 2 साल में ना तो सारे सदस्य रिटायर्ड होते हैं और ना ही सारे सदस्य नए चुने जाते हैं। केवल वो सदस्य होते हैं जो रिटायर्ड हो गए या फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो उनकी जगह पर 1/3 नए सदस्य आ जाएंगे। मतलब ये एक ऐसा सदन है जहां पर हमेशा सदस्य मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है स्थायी सदन।
यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऐसी कभी कोई परिस्थिति या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती कि जब ये खाली हो जाए। इसमें हमेशा सदस्य मौजूद रहते हैं, क्योंकि लोकसभा में ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब लोकसभा में एक भी मेंबर ना हो, यानी लोकसभा भंग हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो कभी भी भंग नहीं होती। इसके साथ साथ जो व्यक्ति राज्यसभा में निर्वाचित हो चुका है उसे दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। राज्यसभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति को एक बार या दो बार या तीन बार ही निर्वाचित किया जा सकता है। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का पुनः निर्वाचन हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, जितनी भी बार सरकार चाहे उसे निर्वाचित कर सकती है। अब हम बात करेंगे लोकसभा की। तो सबसे पहले यहाँ हम निर्वाचन की बात करेंगे कि लोकसभा में इलेक्शंस होते कैसे हैं। हम यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगे। भारत में दो सदन ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और वो दो सदन हैं लोकसभा और विधानसभा, जिनमें डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा सेंटर में होती है, यानी केंद्र में होती है, और विधानसभा राज्यों में होती है। और ये जो दो सदन है इन्हें हम लोकप्रिय सदन या फिर पॉपुलर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है। अब जब चुनाव हो जाते हैं तब ये कैसे तय किया जाता है कि राज्य में कितनी सीटें होगी लोकसभा की। अब आप लोग मुझे बताओ कि उन सीटों को निर्धारित करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि लोकसभा में भी सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी राज्य की जो जनसंख्या, उन जनसंख्या के आधार पर सीटें तय की जाती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जनसंख्या का जो निर्धारण होता है वो एक आधार वर्ष पर निर्धारित किया गया है। उस वर्ष को हम कहते हैं 1971। तो 1971 के टाइम पर और आज के टाइम को अगर आप देखोगे तो लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं। अब अगर हम बात करें 2020 से पहले की, ठीक है, तो लोकसभा में 552 सीटें हुआ करती थी। लेकिन अब जनवरी 2020 से 550 अधिकतम सीटें होती हैं। तो जनवरी 2020 से पहले भी 550 सीटें ही हुआ करती थी लोकसभा में, लेकिन इसमें 2 सीटें और ऐड की जाती थी और वो की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, और वो 2 सीटें हुआ करती थी एंग्लो इंडियंस की। लेकिन अब 2020 से ये जो 2 एंग्लो इंडियंस की सीटें हुआ करती थी इन्हें हटा दिया गया है। अब आप यहाँ पर ये पूछोगे कि आखिर ये 2 सीटें हटाई क्यों गई। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एंग्लो इंडियंस थे इनकी जनसंख्या बहुत ही कम थी हमारे देश में। लगभग पूरे भारत की जनता को अगर हम जोड़ें तो सिर्फ 240 के करीब एंग्लो इंडियंस थे केवल। और उन 240 एंग्लो इंडियंस में से भी 170 एंग्लो इंडियंस भारत में रहते थे और बाकी के जो थे वो बाहर रहते थे विदेशों में। तो 170 लोगों का प्रतिनिधित्व 2 सीटें करती थी, और यूपी बिहार जैसे राज्यों में लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व सिर्फ 1 सीट किया करती थी। तो ये एक बड़ी विसंगति यानी एक बड़ी रुकावट थी हमारे देश में। इसलिए विचार विमर्श किया गया कि लोकसभा में 170 लोगों के लिए 2 सीटों की क्या ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो एक की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर बहुत सोच समझने के बाद इन सीटों को हटा दिया गया। अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि लोकसभा में राष्ट्रपति जिन 2 सीटों को मनोनीत करते थे वो अब नहीं करते, बस राज्यसभा में 12 सीटों को मनोनीत करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब लोकसभा में सभी व्यक्ति निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ अब हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और ये जो चुनाव होते हैं ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति को मताधिकार देने का अधिकार होता है। अब हम बात करते हैं कि संसद क्या करती है। लोकसभा का जो मेन काम होता है वो होता है पैसा खर्च करना, क्योंकि पैसा जो होता है वो लोकसभा के पास होता है, इसलिए पैसे को खर्च करने का जो पावर होता है वो लोकसभा के पास होता है। क्योंकि बजट जो होता है ना उसमें जो मेन रोल होता है ना वो लोकसभा का ही होता है। क्योंकि अगर हम धन विधेयक की बात करें तो राज्यसभा की जो शक्तियां होती है वो बहुत ही सीमित होती है धन विधेयक के मामले में, और लोकसभा जो है वो इस शक्ति को पूरी तरह से उपयोग में लेती है, काम में लेती है। इसके पीछे एक तर्क, एक सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता है कि बिना प्रतिनिधित्व के टैक्स नहीं। ये लोक शासन का सिद्धांत है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगा सकते। तो ऐसे में राज्यसभा में जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता।
इसलिए ऐसे में जनता के प्रतिनिधित्व वाले सदन को ही टैक्स लगाने की परमिशन होती है, पैसा खर्च करने की परमिशन होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इसी सिद्धांत के चलते लोकसभा को पैसा खर्च करने की शक्ति दी गई है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह भी नहीं है कि लोकसभा के पास पैसा है तो सारा पावर लोकसभा के पास ही होगा। कुछ ही मामलों को छोड़कर बाकी के सभी मामलों में सामान्य रूप से लोकसभा और राज्यसभा की सभी शक्तियां बराबर सी होती है। अगर कुछ मामलों में लोकसभा को ज्यादा शक्तियां दी गई है तो कुछ मामलों में राज्यसभा को भी शक्तियां दी गई है। यानी सरकार को गिराना, सरकार को बनाना, पैसा खर्च करना, टैक्स लगाना, ये विशेष शक्तियां हैं लोकसभा के पास। अब देखते हैं कि संसद के काम क्या है। तो सबसे पहले तो संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। मतलब ये कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। लेकिन कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद भी संसद आमतौर पर कानून को केवल स्वीकृति, मंजूरी देने का ही काम करती है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि विधेयकों को मंजूरी कैसे। अब आप लोग कहोगे कि मैम अभी तो आपने कहा था कि संसद कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि विधेयक बनाने का काम और विधेयक पारित करने का काम, ये दोनों काम अलग अलग है। संसद का काम विधेयक बनाना नहीं है, क्योंकि विधेयक बनाने का जो काम होता है, संसद का काम विधेयक बनाना नहीं होता, क्योंकि विधेयक बनाने का जो काम होता है वो नौकरशाही द्वारा किया जाता है। इसके लिए राजनीतिक कार्यपालिका जिम्मेदार होती है, लेकिन मुख्य भूमिका नौकरशाही निभाती है। यानी विधेयकों को तैयार करने का जो वास्तविक काम होता है वो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है, मतलब कार्यपालिका करती है। मंत्री आदेश देते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और फिर नौकरशाही जो होती है वो सब मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और जब ये ड्राफ्ट, जिसे हम विधेयक कहते हैं, ये तैयार हो जाता है तब इसे पेश किया जाता है संसद में और फिर इस पर विचार विमर्श किया जाता है कि इस विधेयक को कानून बनाना है या नहीं। ये जो काम होता है ये होता है संसद का। अब हम बात करते हैं कि संसद में कानून बनाया कैसे जाता है। संसद का जो मेन काम होता है वो अपनी जनता के लिए कानून बनाना होता है और कानून बनाने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया यानी कि स्पेशल प्रोसेस अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, क्या वाकई में संसद में कानून बनाने की एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्या वो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो क्या संसद में ही शुरू हो जाती है? क्या संसद ही कानून बनाने की पहल करती है या फिर किसी और का भी रोल होता है इसमें? जैसे यहाँ पर एक बार हम मान लेते हैं कि संसद ने एक इम्पोर्टेंट मैटर पर एक कानून बनाया, तो क्या उस कानून में केवल कार्यपालिका या विधायिका ही मेन रोल प्ले करेगी या इनके साथ कोई और भी है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे आपने कभी जन आंदोलन सुना होगा, तो कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें एक आम आदमी भी हिस्सा लेता है, क्योंकि जनरली आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई इम्पोर्टेंट कानून कब बनता है, जब जनता उसके लिए आवाज उठाती है। सती प्रथा का अंत, बाल विवाह, बहु विवाह या फिर 3 तलाक का अंत, ये सारे मामले ऐसे हैं जिसमें संगठनों के जरिए आवाज उठाई गई, विरोध प्रकट किया गया, सरकार पर दबाव बनाया गया और जब सरकार पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, उसके बाद सरकार ने उनसे संबंधित विधेयक बनाए और उस विधेयक को संसद में पास करवाया। जब ये विधेयक संसद में पास हुआ तो उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद ये कानून बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कानून बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, ये आम जनता द्वारा भी किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि कानून बनाने के लिए जनता की इच्छा को प्रमुख रखा गया है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो विधेयक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। ये जो विधेयक है ये कई तरह के हो सकते हैं, जैसे सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। अगर मंत्री के अलावा कोई और सदस्य विधेयक को पेश करे तो ऐसे विधेयक को हम निजी सदस्य का विधेयक कहते हैं और अगर विधेयक मंत्रियों द्वारा पेश किया गया हो तो उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व कैसे तय होता है। संसद का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखना और उसका दायित्व तय करना। यानी विधायिका कानून बनाने के साथ साथ सरकार पर कंट्रोल रखती है, मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका पर कंट्रोल रख के उसे जनता के प्रति जिम्मेदार भी बनाती है। अब ये जो विधायिका है ये कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है? तो सरकार को बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिन पर पैसा या धन खर्च होता है। अब ये पैसा आता कहाँ से? तो आप लोग कहोगे कि टैक्स से आता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि हर सरकार कर वसूली के जरिए ही अपने संसाधनों को बढ़ाती है,
लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान और सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यानी अगर सरकार को पैसा खर्च करना है या फिर टैक्स लगाना है, तो इन दोनों तरह के काम करने के लिए संसद की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि संसद की परमिशन के बिना ये काम नहीं हो सकते। जैसे सरकार कोई नया प्रस्ताव लाती है तो उससे पहले संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर संसद उसे वित्तीय शक्तियां यानी सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। और इसके अलावा सरकार को अपने खर्चे का पूरा हिसाब और आई हुई आय का पूरा हिसाब संसद को देना पड़ता है। यानी सरकार को क्रेडिट और डेबिट का पूरा हिसाब संसद को देना पड़ता है। और संसद भी ये पूरी निगरानी रखती है कि सरकार न तो कहीं गलत खर्च करे और न ही कहीं ज्यादा खर्च करे। और संसद ये सब काम बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के जरिए करती है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब लेखा जोखा के माध्यम से करती है। ऐसे में संसद जो है वो देश के अलग अलग क्षेत्रीय जैसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये जो विधेयक होते हैं, इन विधेयकों को पारित होने से पहले कई चरणों यानी कई प्रोसेस या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे संसद में विधेयक को पेश करने से पहले इस बात पर बहुत ज्यादा बहस की जाती है कि इस विधेयक की जरूरत क्या है। दूसरा, कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो अपने चुनावी वादों को पूरा करने या फिर आने वाले चुनावों को जीतने के इरादे से किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए सरकार पर प्रेशर डालती है। और बहुत सारे हित समूह, मीडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को लाने के लिए सरकार पर दबाव बना सकती है। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं होती है, बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी होती है। अब इसके साथ साथ विधेयक बनाने में बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है कि कानून बनाना केवल विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कानून बनाना राजनीतिक और विधायी प्रक्रिया दोनों ही है, तो आपको उसमें टिक कर देना है। जैसे कानून लागू करने के लिए संसाधनों को कहाँ से जुटाया जाएगा, विधेयक का कितना समर्थन और विरोध होगा, और प्रस्तावित कानून से दल की चुनावी संभावनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी भी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला मुद्दा तो यही उठेगा ना कि कानून तो बना लोगे, लेकिन कानून बनाने के बाद लागू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो जिम्मेदार रहेगी इस कानून को लागू करने के लिए, और जो संसाधन है वो कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, और जो विधेयक हम लागू करने वाले हैं उस विधेयक का कितना समर्थन होगा और कितना विरोध होगा। क्योंकि अगर विधेयक का समर्थन हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर विरोध होता है तो उस विरोध का हम कैसे सामना करेंगे। तो इन सारी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है विधेयक बनाने से पहले, यानी कानून बनाने के निर्णय लेने से पहले मंत्रिमंडल इन सभी बातों पर विचार करता है। और एक बार जब मंत्रिमंडल उस नीति को मंजूरी दे देता है जिस पर कानून आधारित है, तब जाकर विधेयक बनाने का काम शुरू होता है। यानी विधेयक जिस मंत्रालय से संबंध होता है वही मंत्रालय उसका प्रारूप बनाता है। जैसे अगर लड़कियों की विवाह की उम्र यदि 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष करनी है तो इसका जो प्रारूप है वो विधि मंत्रालय बनाएगा, और इसमें महिला और बाल कल्याण मंत्रालय भी भागीदारी रहेगा। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। यानी जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री ही अक्सर विधेयक पेश करता है। और विधेयक पर जो विचार विमर्श होता है वो अधिकतर संसदीय समितियों में ही होता है। अब बात करते हैं धन विधेयक की। ये जो विधेयक है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और फिर लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और ये जो समितियां होती है इनमें सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, और यही कारण है कि इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। और ये कानून बनाने की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। और तीसरा और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। यानी जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन से पास हो जाता है तब उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और फिर वो दूसरे सदन में भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन अगर प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच किसी तरीके का कोई मतभेद होता है तो उसे संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये धन विधेयक के मामले में नहीं होती है, क्योंकि धन विधेयक का जो मामला होता है वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित होता है, और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा इस धन विधेयक को या तो मंजूरी दे सकती है या फिर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन इस धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती। यानी राज्यसभा के पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो इसे स्वीकार कर लो या फिर इस प्रस्ताव में संशोधन कर दो, लेकिन इसे अस्वीकार या खारिज नहीं कर सकते। और अगर राज्यसभा ने 14 दिनों तक उस पर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया तो राज्यसभा द्वारा इसे पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा विधेयक में किसी भी तरह का कोई भी संशोधन करती है
तो लोकसभा को ये पूरी आज़ादी है कि इस प्रस्तावित संशोधन को वो माने या ना माने। और जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही विधेयक कानून बनता है। तो इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा यानी कि विधायिका बनती है।